नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने जमाखोरी को रोकने के लिए गेहूं पर भंडारण सीमा लगाने का किया फैसला। गेहूं पर भंडारण सीमा तुरंत प्रभाव से 31 मार्च 2024 तक रहेगी जारी। खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत केंद्रीय पूल भंडारण से पहले चरण में 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं की जाएगी बिक्री। अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कमजोर होकर अति गंभीर चक्रवाती तूफान में हुआ तब्दील। चक्रवात के 15 जून तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाकों को पार करने की है संभावना। गुजरात में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। चक्रवात के मद्देनजर पश्चिमी रेलवे ने कई ट्रेनें की रद्द। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में 2250 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, प्रतापगढ़ के किसानों ने आंवले की मिठास को देश और दुनिया तक पहुंचाया। आंवला प्रधानमंत्री के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में है शामिल। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागबानी को बढ़ावा देने के लिए किया समझौता। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुविधा में सुधार करने और बागबानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौता। बागबानी मूल्य श्रृंखलाओं का समर्थन करने से खाद्य सुरक्षा में को भी मिलेगा प्रोत्साहन। और अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। केंद्र सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी और बेईमानी को रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर पर लागू गेहूं पर भंडारण सीमा लगाने का निर्णय लिया है। लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को हटाने, निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ स्टॉक सीमा और आवाजाही प्रतिबंध संशोधन आदेश 2023 को 12 जून 2023 से तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है और ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा। जमाखोरी रोकने के लिए गेहूं पर भंडारण सीमा की अगर बात करें तो भंडारण सीमा प्रत्येक इकाई पर व्यक्तिगत रूप से लागू होगी और व्यापारी, थोक व्यापारी 3000 मीट्रिक टन, रिटेलर प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन की बात कर सकते हैं और बड़े चेन रिटेलर की अगर बात करें तो प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन की भंडारण सीमा है और सभी डिपो और प्रोसेसर पर 3000 मीट्रिक टन वार्षिक स्थापित क्षमता को 75% कर दिया गया है और संबंधित कानूनी संस्थाओं को भंडारण की स्थिति की घोषणा करनी होगी। ये जमाखोरी रोकने के लिए गेहूं पर भंडारण सीमा का बात है और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल evgoes.nic.in/wsp.login पर किया जा सकता है और इस पर नियमित रूप से आपको अपडेट करना होगा। और इसके अलावा भी अगर हम जमाखोरी पर बात करें तो भंडारण निर्धारित सीमा से अधिक है तो उन्हें 30 दिनों के भीतर निर्धारित भंडारण सीमा तक लाना होगा। और जमाखोरी रोकने के लिए गेहूं पर भंडारण सीमा की बात है और केंद्र सरकार ने गेहूं के मूल्यों को नियंत्रण करने के लिए सभी हितधारकों को उसे अपनी होल्डिंग में अधिक किसी भी मात्रा को 1 महीने के अंदर अपनी सीमा में रखने के आदेश दिए हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया कि सभी होल्डिंग करने वाले लोगों को अपना अतिरिक्त स्टॉक 1 महीने में तय सीमा के अंदर लाना है। गेहूँ के जो कीमतें अभी बढ़ रही हैं, मैंने उसे बताया कि पिछले 1 महीने में जो मॉडल मंडी प्राइसेस हैं गेहूँ के वो करीबन 8 से 9% बढ़े हैं। तो उसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि वीट पे गेहूँ पे स्टॉक लिमिट्स लगाई जाएं। तो जो विभिन्न एजेंसीज हैं जैसे कि होलसेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स, ट्रेडर्स एंड प्रोसेसर्स, सो उनके ऊपर लिमिट्स लगाई गई हैं कि वो एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ही होल्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर उनको ऑफलोड करना पड़ेगा। उनको 1 महीने का समय दिया गया है कि अगले 1 महीने के अंदर अगर उनके पास जो स्टॉक है अगर वो लिमिट के ऊपर है तो अगले 1 महीने में वो स्टॉक्स को लिमिट के अंदर लेके आएँ।
दूसरा जो निर्णय लिया गया है सरकार की तरफ से कि OMSS जिसको हम कहते हैं ओपन मार्केट सप्लाई स्कीम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, उसमें पहले फेज में 15 लाख टन का स्टॉक ऑफलोड किया जाएगा। उसका निर्णय भी लिया गया है और आने वाले कुछ ही दिनों में उसका जो प्रक्रिया है वो शुरू करी गई है, लेकिन जो उसका पहली ऑक्शन है बहुत ही शीघ्र वो भी की जाएगी। तो आइए अब अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के बनवीर कांच पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत करते हुए मां वेला देवी के चरणों में अपना प्रणाम किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गडकरी ने प्रतापगढ़ में 2250 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रतापगढ़ के किसानों ने आंवले की मिठास को देश व दुनिया तक पहुंचाया है। आंवला प्रधानमंत्री के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में शामिल है। मैं यहां के अन्नदाता किसानों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आंवले की खेती के माध्यम से प्रतापगढ़ में आंवले की मिठास को तन को स्वस्थ रखने और मन को प्रसन्न रखने के लिए देश और दुनिया तक पहुंचाया है। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतापगढ़ को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में आंवले को नहीं रखा है, आंवले के ही प्रोजेक्ट को प्रमोट करने, उसको नई डिजाइनिंग के साथ जोड़ने के कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। योगी सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज विकास की लहर चल रही है। उत्तर प्रदेश में 54 लाख गरीबों को रहने के लिए आवास दिया गया है। गरीब कल्याण के लिए देश की और सुरक्षा के लिए जो कार्य किए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। 54 लाख गरीबों को, यानी कोई कह ही नहीं सकता पिछले 9 वर्षों में जो कार्य देश के अंदर हुए हैं वो एक नया भारत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गरीब कल्याण के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, वैश्विक मंच पर भारत को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए जो कार्य हुए हैं वे कार्य आज पूरा देश, पूरी दुनिया उसे महसूस कर रही है। और भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुविधा में सुधार करने और बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। हिमाचल प्रदेश उपोषण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना के लिए भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव और एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के निदेशक ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर अपर सचिव ने कहा कि ये हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में उपोषण कटिबंधीय बागवानी में सुधार, जो अब तक उत्तरी क्षेत्रों में समशीतोष्ण बागवानी पर निर्भर है, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में फसल विविधीकरण, जलवायु अनुकूलन और अधिक समान आर्थिक तथा सामाजिक विकास के अवसर प्रदान करता है। बागवानी मूल्य श्रृंखलाओं का समर्थन करने से देश की विकास और खाद्य सुरक्षा में इस उपक्षेत्र के योगदान को भी प्रोत्साहन मिलेगा। कोनिशी ने कहा कि ये परियोजना एडीबी की तत्परता सुविधा परियोजना द्वारा वित्त पोषित एक पायलट परियोजना पर आधारित है, जिसने 200 हेक्टेयर से अधिक उपोषण कटिबंधीय बागवानी उत्पादन को दिखाया है और जल उपयोगकर्ता संघ WUA अधिनियम का मसौदा तथा राज्य बागवानी विकास रणनीति का मसौदा तैयार किया है। परियोजना के कार्यान्वयन से राज्य के 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना में कम से कम 15,000 किसानों की आय बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने में मदद मिलेगी। इन परिवारों ने सिंचाई सुविधाओं की कमी और जंगली आवारा पशुओं द्वारा फसल की क्षति के कारण खेती करना बंद कर दिया है या अपनी खेती के रकबे को कम कर दिया है।
अरब सागर में उठी चक्रवात तूफान बिपरजॉय का प्रभाव भारत में दिखना शुरू हो गया है। बिपरजॉय की वजह से आज समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। इसके कारण पश्चिम दक्षिण तटीय इलाकों में बारिश भी हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बिपरजॉय अभी पोरबंदर से 290 किलोमीटर और जखाऊ बंदरगाह से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। बिपरजॉय की 15 जून की शाम तक जखाऊ बंदरगाह के पास सौराष्ट्र और कच्छ के तट से टकराने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बिपरजॉय के कारण दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुरुवार और शुक्रवार को हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। चक्रवात के दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा के साथ तूफान आ सकता है। हवा की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तूफान के खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने 12 टीमें तैनात की हैं। 15 टीमों की आपात स्थिति के लिए तैयार रखा है। इसकी गंभीरता को देखते हुए भारतीय तटरक्षक और नौसेना ने राहत, तलाश और बचाव कार्यों के लिए जहाजों और हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। वायुसेना और सेना की अभियंत्रिकीय कार्यबल इकाइयां भी तैयार हैं। उधर बिपरजॉय की वजह से मुंबई में मरीन ड्राइव पर हाई टाइड देखा गया। जोहू बीच के पास सोमवार को ऊंची लहरों की चपेट में आने से 5 युवक डूब गए थे, जिसमें 2 को बचा लिया गया है, जबकि 2 अब भी लापता हैं और 1 की मौत हो गई। बिपरजॉय को लेकर तटीय इलाकों में चेतावनी जारी की गई है। बिपरजॉय 16 जून तक राजस्थान पहुंचेगा। इस वजह से रेलवे ने 67 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। राजस्थान के कई इलाकों में 16 से 17 जून को भारी बारिश होने की संभावना है। अरब सागर में उठा चक्रवात तूफान बिपरजॉय अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बिपरजॉय की वजह से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। मुंबई में भी ऊंची लहरें देखी जा रही हैं, जहां लाइफ गार्ड्स तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में एनडीआरएफ टीम कमांडर देव प्रकाश ने बताया कि चक्रवात के कारण एहतियातन एनडीआरएफ की एक टीम को यहां तैनात किया गया है और गांधीनगर से भी एक टीम आ रही है। देव प्रकाश ने बताया कि एनडीआरएफ हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद है। साइक्लोन बिपरजॉय के कारण प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट के लिए एनडीआरएफ की एक टीम यहां तैनात है। साइक्लोन के देखिए 3 फीचर होते हैं, हाई विंड, स्टॉर्म सर्ज और हैवी रेनफॉल। इनके कारण अलग अलग प्रकार की इमरजेंसी क्रिएट होती है, तो हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः मुस्तैद हैं। गुजरात में बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कच्छ में गुजरात के सभी जिलों के साथ चक्रवात बिपरजॉय से पहले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। मीटिंग में गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल और भाजपा सांसद विनोद चावड़ा सहित विभिन्न जिलों के अधिकारी शामिल रहे। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून को दोपहर में चक्रवात के टकराने की संभावना है। केरल में मानसून का असर देखने को मिल रहा है। 8 जून को मानसून ने केरल में दस्तक दी थी। इसके बाद से राजधानी तिरुवनंतपुरम समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीती रात से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने केरल में अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। केरल के उत्तरी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। आज अलापुझा, एरनकुलम, थिस्सूर, कोझिकोड और कन्नूर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 24 घंटों में करीब 64 mm से लेकर 115 mm बारिश की संभावना जताई गई है। 15 जून तक केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप तट के नजदीक 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हवाओं के चलने की संभावना है। इसके चलते मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। ओडिशा के मलकानगिरी जिला नक्सल जिलों के श्रेणी में शुमार किया जाता है, लेकिन अब यहां की महिलाएं भारत सरकार के मिलेट्स इंडिया मूवमेंट से जुड़कर न केवल पोषक अनाजों की खेती कर रही हैं, बल्कि श्री अन्न का मूल्य संवर्धन कर प्रसंस्करण के जरिए आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। इस विषय पर ओडिशा के मलकानगिरी जिले की रहने वाली महिला किसान संतोषिनी पात्रा से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। ओडिशा का मलकानगिरी जिला वैसे तो नक्सल हिट एरिया की श्रेणी में शुमार किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल के जरिए साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने के चलते
अब यहाँ के किसान और महिलाएं न केवल श्री अन्न की खेती कर रही है बल्कि इनके उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर आत्मनिर्भर भी बन रही है। ऐसी एक प्रगतिशील महिला है संतोषिनी पात्रा, जो उड़ीसा के मलकानगिरी की रहने वाली है और अब वो धान और अन्य तरह की खेती को छोड़ के श्री अन्न की न केवल खेती कर रही है बल्कि नक्सली एरिया की गतिविधियों में शामिल होने वाली ग्रामीण महिलाओं को और जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं को इससे जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ हुनरमंद बनाने का काम भी कर रही है। आइए बात करते हैं संतोषिनी पात्रा से। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया, इससे कितना फायदा हो रहा है आप लोगों को? फायदा तो बहुत हो रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ सब्जी वगैरह का खेत कर रहे थे, धान वगैरह का खेत कर रहे थे। अभी जो श्री अन्न का खेती जो जोर शोर से चल रहा है, खाली यहाँ के लोग ओडिया कल्चर के लोग, उड़ीसा के लोग, हम लोग का मलकानगिरी जिला 30तम जिला है, तो यहाँ के लोग भी मोटे अनाज का उगाते हैं। यहाँ पे जुंदरी, बाजरा ये सब भी उगाते हैं, लेकिन श्री अन्न का जो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा किया था उससे ना हम लोग यहाँ का ट्रेडिशनल ट्राइबल फूड है सर वो, तो वहाँ से ना हम लोग खाली वो मांडिया को जाऊ बोलते हैं, जो कि लिक्विड सेमी लिक्विड बना के उस फ्लोर को ना घोल के पीते थे यहाँ के लोग। दूसरा कोई भी आइटम नहीं जानते थे। एसएसजी के माध्यम में मैं हूँ एक एसएसजी की महिला हूँ। हम लोग को ना राज्य सरकार से मैसूर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, मुझे भेजा गया था। उस मैसूर CFTRI ट्रेनिंग लेके आके मैं खाली बैठना नहीं चाहिए और मोटे अनाज से डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम में बना के रागी का लड्डू और रागी का मिक्सचर, बिस्किट, मोमोस, बर्गर, पिज्ज़ा और आपका बहुत सारा आइटम है जो कि हम लोग महिलाएं मिल के बनाते हैं और बाकी लोग को खिलाते भी है, बेचते भी है। उसमें ना थोड़ा इनकम भी हम लोग का हो जाता है। स्वावलंबी होने का ये एक बहुत अच्छा उपाय हम लोग को सूझा, तो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम बना के पेश करते हैं सर। अगर बात करें पोषक अनाजों की, मलकानगिरी जो नक्सल हिट एरिया है, पहले धान और ये उगाते थे, अब कौन कौन सी फसलें आप उगा रहे हैं? अभी ना जुंदरी, बाजरा और सुआ और यहाँ कांगू भी बोलते हैं। मिलेट्स 5 तरीके से होता है। सबसे लेकिन चाहिदा मिलेट है वो रागी का, जो सब आइटम बनाते हैं उसका बहुत ये चल रहा है सर। तो निश्चित तौर पर मलकानगिरी जो उड़ीसा का नक्सल हिट एरिया है, वहां पे अब संतोषिनी महापात्रा जैसी कई महिलाएं हैं जो न केवल श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए इनकी खेती कर रही हैं बल्कि मूल्य संवर्धन कर अन्य महिलाओं को जोड़कर सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम भी कर रही है। उड़ीसा के मलकानगिरी से मेरे सहयोगी राजेश के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज के लिए। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। चालू रबी विपणन मौसम 2023-24 के दौरान देश भर में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक 30 मई तक गेहूं की कुल खरीद 262 लाख मीट्रिक टन की हो चुकी है, जो पिछले साल 188 लाख मीट्रिक टन की खरीद की तुलना में 74 लाख मीट्रिक टन अधिक खरीदी है। सरकार ने गेहूं की खरीद के लिए 47,000 करोड़ रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP रखा है, जिससे 21,27,000 किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा से हुई है। पंजाब से 121,27,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, वहीं मध्य प्रदेश से 70,98,000 मीट्रिक टन और हरियाणा से 63,17,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद अब तक हुई है। इस साल भारत सरकार ने बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं की गुणवत्ता निर्देशों में किसानों को छूट प्रदान की है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। पर नजर डालें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सप्ताह के पहले दिन गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 10 जून को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,500 रूपए, 12 जून को इसके भाव में 275 रूपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,225 रूपए। जबकि राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान लोकवान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 जून को लोकवान गेहूं का भाव था 2,325 रूपए, 12 जून को इसके सौदे 75 रूपए लुढ़क कर 2,250 रूपए पर हुए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 10 जून को गेहूं का भाव था 2,251 रूपए, 12 जून को इसके सौदे 51 रूपए लुढ़क कर 2,200 रूपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में शनिवार को गेहूं का भाव था 2,180 रूपए, सोमवार को इसके भाव 40 रूपए गिरकर 2,140 रूपए पर हुए।
उत्तर प्रदेश की मंडियों में धारा गेहूं के भाव की बात करें तो यहाँ सप्ताह के पहले दिन को बदायूं मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 2240 रूपए, दादरी मंडी में भाव रहा 2301 रूपए, गाजीपुर मंडी में धारा गेहूं 2180 रूपए पर बिका, जबकि राज्य की ही पीलीभीत मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2255 रूपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1,127,43,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50,01,000 टन अधिक है। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में अरहर बिकवा पहुंची। भावों पर नजर डालें तो 12 जून को सावरकुंडला, अलीगढ़ और मिर्जापुर मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि गाजियाबाद मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की जामनगर मंडी में 10 जून को अरहर का भाव रहा 7,325 रूपए, 12 जून को इसके भाव में 675 रूपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,650 रूपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही सावरकुंडला मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 जून को अरहर का भाव था 7,878 रूपए, 12 जून को इसके सौदे 372 रूपए उछलकर 8,250 रूपए पर हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 10 जून को अरहर का भाव था 6,750 रूपए, 12 जून को इसके सौदों में 10 रूपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,760 रूपए। वहीं मिर्जापुर मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में उठाव देखने को मिला। यहाँ 10 जून को अरहर का भाव था 6,050 रूपए, 12 जून को इसके सौदे 25 रूपए मजबूत होकर 6,975 रूपए पर हुए। हालांकि गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 12 जून को अरहर 6,830 रूपए पर बिकी। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। ज्वार और बाजरा खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली मोटे अनाज की सबसे प्रमुख फसलें हैं। ज्वार की खेती शुष्क जलवायु यानी कम बारिश वाले इलाकों में आसानी से की जा सकती है। जून के आखिरी हफ्ते से लेकर जुलाई के पहले हफ्ते तक का समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त है, जबकि बरानी इलाकों में बारिश के तुरंत बाद इसे बोया जाता है। बोते समय कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का फासला 15 सेंटीमीटर रहेगा। बाजरे की फसल के लिए शुष्क और गर्म जलवायु की जरूरत होती है। इसकी वृद्धि और विकास के लिए 28 से 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। बाजरे की खेती पूरी तरह बारिश पर आधारित है। इस पर बारिश की अनियमितता, उसमें देरी और ज्यादा बारिश का असर पड़ता है। बुआई का सही समय मध्य जून से मध्य जुलाई है। अगर बारिश में देरी हो जाए या लगातार बारिश होने की वजह से आप फसल नहीं बो पा रहे हैं, तो सीधी बुआई न करके पौध तैयार करें और फिर मुख्य खेत में से रोप दें। कोदो, चीना, मड़ुआ, रागी और सावा जैसी फसलों की बुआई के लिए भी इसी माह में तैयारी कर ले। मक्का की बात करें तो देर से पकने वाली किस्मों की बुआई मध्य मई से मध्य जून तक होती है। इसका मतलब हुआ कि बारिश शुरू होने से पहले ही पौधे अच्छी तरह स्थित हो जाएंगे।
बुआई के 15 दिन के बाद एक निराई कर ले। दूसरी ओर जल्दी पकने वाली किस्मों की बुआई जून के आखिरी हफ्ते तक जरूर कर ले। अगर आप बेबी कॉर्न की फसल चाहते हैं तो पूसा संकर 2, पूसा संकर 3, HM 4A, BL 42 और G 5414 जैसी किस्में चुन सकते हैं। पॉपकॉर्न के लिए पर्ल पॉपकॉर्न, अंबर पॉपकॉर्न, जबकि मीठी मक्का के लिए प्रिया और माधुरी जैसी किस्में बोई जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित भी किया। ये रोजगार मेले देश भर में 43 जगहों पर आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में छापेमारी की है। छापेमारी में NIA ने श्रीनगर के मलूरा शालटेंग में अलगाववादी मोहम्मद अकबर खांडे की 2 संपत्तियों को कुर्क किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहां लश्कर के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों ने 2 चाइना मेड हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पुलिस ने 8 अंतर्राज्यीय तस्करों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। ड्रग्स की कीमत 2.8 करोड़ रुपए है। विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत चेन्नई और करूर में बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के आधिकारिक आवास पर छापा मारा। करीब 1 हफ्ते तक चले सेंथिल बालाजी के रिश्तेदारों की संपत्तियों और आवास पर IT के छापे के बाद अब ईडी तलाशी ले रही है। देश का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ा रहा है। इसरो ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 को उतारने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने बताया कि 12 से 19 जुलाई के बीच चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर के पूर्व CEO जैक डोर्सी के भारत सरकार द्वारा ट्विटर को धमकियां देने के आरोप को पूरी तरह झूठ बताया है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डोर्सी के कार्यकाल में ट्विटर लगातार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा था। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।